हेलो स्टूडेंट्स। आज न्यू महात्मा सोर्स ऑफ नॉलेज में हम पुष्प के भाग व परागण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर की ओर हरे रंग के भाग होते हैं, जिनको हम कहते हैं वाह दल पत्र, कैलिक्स। उसके अंदर रंगीन भाग होते हैं, कुछ फूल में पीले रंग के, कुछ फूल में लाल रंग के रंगीन भाग होते हैं। इन्हें हम कहते हैं दल पत्र। इसके बाद पुष्प का नर जननांग होता है, जिसको पुंकेसर या पुमंग के नाम से जानते हैं, पुंकेसर। और चौथा भाग होता है इसका स्त्री केसर या जायांग। यानी पुष्प के मुख्य 4 भाग: नंबर 1 वाह दल पत्र, नंबर 2 दल पत्र, नंबर 3 स्त्री केसर, नंबर 4 पुंकेसर। अब हम अध्ययन करते हैं प्रत्येक भाग का अलग अलग। इसके जो नर जननांग है वो पुंकेसर है या पुमंग है। पुंकेसर खास करके 2 भागों में बटा होता है। नंबर 1 परागकोश, पॉलन चैम्बर, नंबर 2 पुतंत, फिलामेंट। इसके अंदर पीले पीले रंग के छोटे छोटे कणनुमा संरचनाओं का निर्माण होता है, जिन्हें हम परागकण या पॉलन ग्रेन कहते हैं। इसका दूसरा मुख्य भाग है स्त्री केसर, जायांग, जिसके मुख्य 3 भाग होते हैं। ऊपर फूला हुआ हिस्सा, इसका उभरा हुआ हिस्सा वर्तिकाग्र होता है, जिसको अंग्रेजी में स्टिग्मा कहा जाता है। नीचे या दबा हुआ पतला वाला हिस्सा इसका वर्तिका होता है, जिसको स्टाइल कहा जाता है। और सबसे नीचे अधिक भाग इसका फूला हुआ होता है, फैला हुआ होता है, जिसको हम अंडाशय या ओवरी के नाम से जानते हैं। तो स्त्री केसर के मुख्य 3 भाग हो गए: एक वर्तिकाग्र स्टिग्मा, नंबर 2 वर्तिका स्टाइल, नंबर 3 अंडाशय ओवरी। इसके अंदर ओव्यूल बीजांड का निर्माण होता है। इस तरह पुष्प के मुख्य 4 भागों को हमने जाना: वाह दल पत्र, पुंकेसर, स्त्री केसर। अब पुंकेसर और स्त्री केसर इसके मुख्य रूप से जननांग है। और पुंकेसर के अंदर छोटे छोटे कणनुमा संरचना बनती है, जिसको मैंने बताया परागकण कहते हैं। जब पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकल करके स्त्री केसर के जायांग पर पहुंचते हैं, तो इसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। फिर से सुनिए, नर पुष्प के परागकोश से परागकणों के निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। कि परागण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वपरागण और नंबर 2 परपरागण। स्वपरागण, जब एक ही पौधे के किसी पुष्प से परागकोश निकलकर उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। जैसे यह सरसों का पौधा है, इसमें से इस पुष्प से परागकण निकले और इसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, तो यह हो गया स्वपरागण। यानी जब एक ही पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को हम कहते हैं स्वपरागण। स्वपरागण वाले पौधे के जो पुष्प होते हैं प्राय रंगहीन और गंधहीन होते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, यह परागण बहुत ही सरल और सुगम होता है, क्योंकि इसमें से परागकण निकल करके ज़्यादा दूरी नहीं तय करता, बल्कि उसी पुष्प पर पहुंच जाता है, तो इसलिए आसानी से परागण की क्रिया हो जाती है। दूसरी चीज़, परागकणों की संख्या अधिक मात्रा में खर्च नहीं होती है। अगर अधिक दूर जाना होता तो परागकण खर्च हो जाते, लेकिन चूंकि उसी पुष्प पर रहना है, इसलिए परागकण कम खर्च होते हैं। इस क्रिया में परागण की संभावना अधिक होती है। इसके कुछ दोष भी हैं। स्वपरागण से निर्मित पौधों में बीजों की संख्या कम होती है। ये पुष्प आकार में छोटे होते हैं। ये कमजोर तथा हल्के होते हैं। चूंकि एक ही पुष्प के अंदर परागकण हो रहा है, इसलिए इसमें दूसरे पुष्पों के लक्षण विकसित नहीं होते, अर्थात इनमें नए लक्षणों का विकास नहीं होता। जैसे आलू, टमाटर आदि में स्वपरागण की क्रिया होती है। फिर से एक बार, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं,
तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। इसके लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता नहीं होती है, यह परागण आसानी से हो जाता है। दूसरा है पर परागण। पर माने दूसरे के द्वारा, अर्थात वह परागण जिसके लिए विभिन्न माध्यमों जल की, वायु की, कीट की, जंतु की आवश्यकता होती है उसे हम पर परागण कहते हैं। अर्थात जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं पर परागण। अब यह परागकण या तो जल के द्वारा या वायु के द्वारा या कीट के द्वारा या जंतु के द्वारा या अन्य माध्यमों से इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, फिर जाकर के इसके बीजांड में निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो जो पर परागण होते हैं इनकी जो विशेषताएं होती हैं वह स्वपरागण के अपोजिट होती हैं। अर्थात इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है, ये पुष्प आकार में बड़े होते हैं, ये अत्यधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं, इनका वजन अधिक होता है। क्योंकि अलग अलग पुष्पों के अंदर ये परागण की क्रिया हो रही है, अलग अलग पुष्पों के परागकण अलग अलग पौधों पर पहुंच करके परागण की क्रिया को संपन्न कर रहे हैं, इसमें नए नए लक्षण विकसित होते हैं। खास करके पर परागण वाले पुष्प रंगीन होते हैं। अब इसके कई माध्यम हैं, जल परागण, वायु परागण, कीट परागण, जंतु परागण। खास करके जो रात में फूल खिलते हैं वे अत्यधिक रंगीन होते हैं और उनमें सुगंध पाई जाती है, ताकि वे कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें और कीटों के माध्यम से उनके अंदर परागण की क्रिया हो सके। किस तरह से आज आपने अध्ययन किया स्वपरागण और पर परागण का। एक चीज और हम बताएंगे कि जो सरसों का पुष्प होता है उसमें पुंकेसरों की संख्या कुल 6 होती है, जिसमें से 4 पुंकेसर बड़े होते हैं और 2 पुंकेसर छोटे होते हैं। इसीलिए सरसों के पुष्प को चतुर्दीर्घी टेट्राडाइनमस करते हैं। चतुर्दीर्घी यानी 4 पुंकेसर बड़े और 2 पुंकेसर छोटे। ये स्पेशल व्यवस्था सरसों में पाई जाती है। हर पुष्प में दलपत्र, वाह दलपत्र, पुंकेसर की संख्या अलग अलग होगी। जैसे गेंदे के फूल में अलग होगी, गुड़हल के फूल में अलग होगी, सरसों के फूल में अलग होगी। तो हर पुष्प में इनकी संख्या अलग अलग होती है। कंपटीशन के लिए हमारे चैनल परफेक्ट नॉलेज को अवश्य देखें।